ये बदकिस्मती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आज तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि आलमी सियासत मुनाफकत की सियासत है, मुफादात की सियासत है, और इखलाकियात, असूल, ह्यूमन राइट्स, ये सब करने की बातें करने की हैं। इस पे जबानी जमा खर्चिस के अलावा इस पे कोई अमली ऐसी चीज हमें देखने में नहीं मिलती जहां वाकई मुसीबत ज़दा लोग, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके ऊपर जंगी जराइम हो रहे हैं, उनको कोई रिलीफ दिया जाए। आप देखिए कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है इनका, यूएनओ का, उसने 5 दफा खत लिखा है भारत को कि जनाब हम फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कश्मीर में आप के खिलाफ जो शिकायत हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, वो वेरीफाई करना चाहते हैं, लेकिन भारत इजाजत नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ आप मुनाफकत ये देखिए कि उसी भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट दी जा रही, जो मुल्क खुद वायलेट करता है यूनाइटेड नेशन के जो करारदादें, जो मुल्क खुद यूनाइटेड नेशन की किसी बात पे अमल नहीं करता। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर मौजूद है भारत में, जिनको दिल्ली में रखा हुआ है और उनको आगे जाने नहीं देते एलएसी पे, और हर दफा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं कि जी पाकिस्तान ने वायलेशन की है। ये वो मुल्क है जिसको असूलन तो यूनाइटेड नेशन से उठा के बाहर मारना चाहिए, लेकिन यही वो मुनाफिकत है जिसका रोना, जिसकी वजह से आज इंसानियत ये दुख झेल रही। अमेरिका को एक मौका दिया था कि आप अकेली सुपर पावर बने हैं तो दुनिया में आप इंसाफ कायम कर दें। ये पूरा कानून कुदरत है, और ये मुल्क बड़ी जल्दी अपने उस पोजीशन से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। ये मुल्क जो है, इसने दुनिया में इंसाफ की बजाय जुल्म को और बेइंसाफी को प्रमोट किया है। वरना कम से कम हुकूमतें, आपने देखा कि सल्तनतें, उस्मानिया सल्तनत 150-200 साल तक उनका इक़्तिदार रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, और यही उसकी वजह है कि इन्होंने दुनिया में जुल्म और बेइंसाफी को आगे बढ़ाया है, इंसाफ का साथ नहीं दिया। हमें पाकिस्तानियों को सोचना है, क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को शर्म नहीं आती कि आज यौम शुहदा था? क्या उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट दिखाई? क्या दुनिया को उन्होंने दिखाया कि हम कितने इस मामले में दुखी हैं? कश्मीरी बेचारे मजलूम हैं, वो बंद हैं, कैद हैं, उनकी आवाज पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान मुंह नहीं खोलेगा, पाकिस्तान के लोग नहीं बोलेंगे, हम आपके मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर कहाँ हैं? कोई वक्त था जब जमात इस्लामी और ये जो हमारी दीनी जमातें थी, ये कश्मीर कॉज के साथ बड़ी मुखलस हुआ करती थी। जी जी। आज इनके अंदर वो मुर्तनी शाही है, इनका जमीर मारा गया है कि ये बाहर निकल के अपना गैज़ो गज़ब दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए आपको उनकी एम्बेसियों के बाहर जाके एहतजाज करना पड़ता है, यूनाइटेड नेशन के दफ्तरों के बाहर जाके एहतजाज करना पड़ता है, दुनिया को दिखाना पड़ता है कि आप बेचैन हैं। अच्छा जनरल साहब, मामला ये है, आज़म इमरान खान साहब ने पेशीन गोई की थी कि मसला कश्मीर नरेंद्र मोदी जो है उनके दौर में हल होगा, लेकिन मोदी का दौर तो कश्मीरियों के लिए डरावना ख्वाब जिस तरह देख ही रहे हैं साबित हुआ। अब आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये पेश गोई जो की थी वो किस बुनियाद पर की थी, और क्या वाकई ये मसला मोदी के दौर में हल होगा? यानी उनके कहने का मकसद यह है कि इंतहा पसंदी की जब इंतहा होगी तो ज़्यादा कहते जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, या उन्होंने वैसे एक गुड जेस्चर के तौर पर ये एक पेशीन गोई की थी? नहीं, मसला तो पहले से ज्यादा बिगड़ गया, लेकिन इमरान खान ने पेशीन गोई नहीं की थी, उन्होंने एक तवक्को जाहिर की थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बीजेपी का दौर था और वाजपेयी साहब जो थे वो उस वक्त वजीर आज़म थे, और वाजपेयी साहब ने एक वो दूरंदेश आदमी था, उन्होंने सोचा कि खित्ते में अमन लाने के लिए कश्मीर का मसला हल करना है, इसका कोई ना कोई तरीकाकार होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने उस वक्त एक सोल्यूशन जो आउट ऑफ द बॉक्स जैसे कहते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ और उनसे बातचीत और ट्रैक टू डिप्लोमेसी वगैरह चली, तो वो आगे बहुत बढ़ नहीं सकी क्योंकि एक तो लंबा प्रोसेस था। फिर ये भी कोई नहीं कह सकता कि जो वो मामला तय करना चाह रहे थे वाजपेयी साहब परवेज मुशर्रफ के साथ, वो कल को कश्मीरियों को कबूल होते या नहीं होते, ये चीजें बात की, लेकिन कम से कम बातचीत हो रही। तो ये ख्याल था कि अगर बीजेपी की को मजबूत गवर्नमेंट आ जाती है तो शायद उनको ये एहसास हो कि खित्ते में अमन लाना जरूरी है, और नैनी के शकलमंदी का तकाजा, अगर कोई लीडर हो कोई, मुद्दे लीडर नहीं है, बदकिस्मती, लेकिन अगर कोई लीडर हो तो वो यही सोचता है कि अमन जरूरत है आपके आवाम की फलाह बहबूद के लिए, और अमन ही जरूरी है आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए।
जो लीडर्स हैं वो आइंदा नस्लों की फलाह और बहबूद का सोचते हैं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ छोड़ के जाते हैं। ये नहीं कि पहले से ज्यादा दुश्मनियां, पहले से ज्यादा झगड़े छोड़ के जाएं ताकि उनकी जिंदगियां भी तंग गुजरें। तो ये बदकिस्मती, वो जो वाजपेयी साहब थे वो इस चीज को समझ रहे थे और वो कोई ना कोई हल निकालना चाह रहे थे। तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, 2/3 मेजोरिटी मिल गई, लेकिन एक दहशतगर्द आदमी से जिसकी बीएनबी कोई खास नहीं है, जो एक चाय वाला है, जिसका बहुत देखें तो वो हिंदुत्व आरएसएस की जहनियत का मालिक है, तो उस आदमी से हकीकतन तो किसी अच्छाई की तवक्को की नहीं जा सकती। और मैं अपने लिए नहीं, पाकिस्तान या कश्मीरियों के लिए नहीं, वो जो कुछ बीज बो रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो हकीकतन भारत के लिए भी कोई अच्छाई नहीं कर रहा। वो भारत का भी बेड़ा गर्क करके जब उसकी हुकूमत खत्म होगी, आप देखेंगे कि भारत कहीं का कहीं पहुंच चुका होगा गहराई की तरफ, और इसके लोग खुद आंखों में हाथ दे दे के रोएंगे कि ये मोदी हमारे साथ कर क्या गया। तो ये हालात हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपने तौर पे मोदी से तो कतन कोई तवक्को रखनी नहीं चाहिए, और अगर इमरान साहब को कोई खुशफहमी थी वो भी दूर हो जानी चाहिए। हमें हकायक जो आज रियलिटी, ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनकी रोशनी में आगे बढ़ना है। हमें भारत से कोई मिन्नत समाज। जनरल साहब, भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब लद्दाख में चीन पाकिस्तान को फायदा देने के लिए चीन ने ये लद्दाख का जो महाज है ये खोला है। क्या ये दुरुस्त है? और अगर चीन और भारत के दरमियान जो लद्दाख में तनाज़ा है, इससे कश्मीर को कोई फायदा पहुंचने का के असरात हो सकते हैं या कोई फायदा पहुंच सकता है? देखिए, जो भारत ये कह रहा है कि चाइना ने ये खोला, चाइना ने नहीं खोला। ये भारत ने आर्टिकल 370 खत्म किया, आर्टिकल 35A खत्म किया, उसने मदद की। बाकी हमारे जैसे मुल्कों की जो शायद कश्मीर के ऊपर इतने ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, ये कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हुआ उसी की वजह से। अब आर्टिकल 370 में उसको खत्म करके आपने उसको यकतरफा कदम किया, यूनियन टेरिटरी बना दी। तो चाइना जो है वो जिस टेरिटरी के ऊपर वो अपना हक जताता है, आप उसको अपनी यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, तो चाइना क्यों नहीं बोलेगा? फायदा पाकिस्तान को ये पहुंचा कि चूंकि लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा कहलाता है, अब कश्मीर के मामले में बाहर से पहले दो पार्टियां, यानी कश्मीरियों के अलावा भारत और पाकिस्तान, अब कश्मीरियों के अलावा भारत, पाकिस्तान और चाइना उसका हिस्सा बन गए। पाकिस्तान और चाइना दोनों मुतालबा कर सकते हैं कि बातचीत करनी है, हमारे साथ बैठ के, तीनों के साथ बैठ के करो। तीनों बैठे, यानी पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे बैठे, तो उससे आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। तो कश्मीर के मामले में ये बात बेहतरीन होती है। और जनरल साहब अब पाकिस्तान ही नहीं कि अब खित्ते के दीगर ममालिक से भी तनाज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब चीन के बाद नेपाल भी डट गया है भारत के आगे, इसके क्या असरात होंगे? देखिए, भारत से ये सारे मुल्क तंग थे, क्योंकि एक तो भारत बालादस्ती करता है, दूसरा तौसी पसंदाना उसका रवैया है, हर किसी की जमीन पे नजर है उसकी, और तनाजात हैं जमीन के कि जनाब ये इलाका मेरा, वो मेरा, और सब परेशान है उससे। ये चीज बांग्लादेश के साथ भी वो करता है, और बांग्लादेश को ये जता के कि जनाब आपकी आजादी के लिए हमने बड़ी कोशिश की थी, हमने काम किया, तो उनके सर पे एहसान रख के वो उनको भी रगड़ा दे रहे हैं। उनके लोग कई इन्होंने उनके बॉर्डर पे इन्होंने भारत ने हुक्म दिया हुआ अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि शूट टू किल, अगर कोई उनका बंदा नजर आ जाए आपकी बॉर्डर के करीब आता हुआ तो मार। लिहाजा ये पिछले 6 महीने में 25 के करीब उनके लोग मार चुके हैं। तो लाजमी बात है कि इससे आपस में रंजिश फैलेगी। अब हुआ ये है कि जिस दिन चाइना ने इनको मजा चखाया, छितरौल की है इनकी, उस दिन से सबको, बाकियों को थोड़ी बहुत होश आ गई है कि ये खित्ते में हमें भारत की बालादस्ती कबूल करने की जरूरत नहीं, कोई एक और भी इनसे ज्यादा ताकतवर मुल्क है जिसका हम सहारा ले सकते हैं। लिहाजा उनको कुछ न कुछ हौसला हुआ है, और आपने देखा कि नेपाल ने चाइना के साथ थोड़ा अपने एग्रीमेंट्स वगैरह किए हैं। चाइनीज एम्बेसडर ने उनको जाके हौसला तसल्ली दी है कि हम आपके साथ हैं। नतीजा ये कि वो भारत के सामने खड़े हो गए। यही भूटान का है। भूटान में परमानेंटली फौज रखी हुई है भारत ने, जब से बना 1947 के बाद भारतीय फौज वहां बैठी हुई। अब चाइना ने उनको हौसला दिया है कि ये भारतीय फौज का यहाँ कोई काम नहीं है, हमारे आपके साथ तनाजात हैं भूटान के साथ, जैसे डोकलम का तनाजा था, ये चाइना के साथ बिल्कुल तसल्ली से उनके साथ मामला तय कर लेंगे। भारत कौन होता है उसमें दखल देने वाला? इसी तरह बांग्लादेश, इसी तरह श्रीलंका। तो चाइना ने अपनी हैसियत जो है वो मनवानी शुरू की
तो इन बेचारे ममालिक को कुछ हौसला हुआ है। तो अब जरूरत यह है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए कि चाइना के साथ मिलके, इन तमाम मुल्कों के साथ मिलके भारत के खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाए। ठीक है, जहां दुनिया को बताया जाए कि हम सब मुल्क में वो भारत के जुल्म का शिकार है। इसके अलावा जनरल साहब एक और बड़ा है कि चीन का ईरान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, इसके क्या असरात होंगे, किस तरह भारत और अमेरिका इस खित्ते से लगता है मायने सुने। जनरल साहब जी, जनरल साहब आपका सवाल। अच्छा जनरल साहब, चीन और ईरान के दौरान अब जो होने वाला जो मुआहदा ड्रैगन है, अब उस हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक धचका है, और तजिया कर क्या इसके ऊपर बड़ा, यानी वो कह रहे हैं कि ये भारत का पत्ता पहली दफ़ा यानी कटा। आप देखें ना, 4 बार जितने ऑपरेशन कलबोशन दे, इवन के भारत तो सरजमीन जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, इस तरह वो भी इस्तेमाल कर रहा था, ईरानियन भी। तो अब ईरानियन तो बाकायदा पत्ता ही भारत का साफ हो गया, जिस तरह भारत ऑलरेडी इंडिया से भी आपको पता जो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है माइनस। तो इस तो किस तरह देख रहे हैं आप ये अभी मुआहदा हुआ है? देखिए, जहां तक ट्रांजिट ट्रेड का ताल्लुक है, ये एक तरफा है। ये हमने अफगानियों के लिए खोली है, क्योंकि अफगानियों का मसला ये है कि उनके फ्रेश फ्रूट्स, ये सीजन है उनके गर्मियों के फलों का, तो आज के दौर में उनके फल जाते थे गर्मियों में इंडिया, और तरीकाकार उसका ये होता है कि उनके अफगानी ट्रक आते हैं फल लेके, वाघा पे खड़े होते हैं, और उधर से इंडियन ट्रक खड़े होते हैं, यहाँ से पोर्टर जो है वो उठा के फल उन ट्रकों में रख देते हैं और वो इंडियंस ले जाते हैं। अब ये फल ना जाने की वजह से जमीनी रास्ता अगर बंद हो तो हवाई जहाजों के जरिए भेजे तो बहुत महंगा पड़ता है। लिहाजा उस खर्चे से बचने के लिए इनका, और खर्चे की वजह से इनका बिजनेस अफगानियों का काफी इफेक्टेड था। तो ये एक तरह से अफगानियों को फेवर की गई है, भारत को फेवर नहीं है। अफगानी ताजरों का बिजनेस चलेगा तो लाजमी बात है कि आप, बावजूद कि अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाता रहा है, और अब भी उनका रवैया ऐसा ही है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ एक बरादराना रवैया रखता रहा है, और ये इनकी मदद के लिए आज ये खोला गया है। दूसरी चीज जो है, जो आप बात कर रहे हैं ईरान की, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। देखिए, चाइना बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसको इंडियन ओशन में, यानी जैसे हम बहरा अरब कहते हैं, वहां पे उसको एक फुट होल्ड चाहिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका अपने हमायतियों के साथ मिलकर तो उनको फंसाना चाहता है, तो ये अपने खुले समुद्रों में आना चाहते हैं। आपने रास्ता दे दिया, लेकिन उसके बावजूद जो पर्शियन गल्फ का रास्ता है, उसमें चाबहार अपने तौर पे एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, और चाइनीज उस तरफ भी जा रहे हैं। अब ईरान का मसला यह है कि वो पूरी दुनिया से कट ऑफ है, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, उनको सहारा चाहिए कहीं। तो 25 साल का एक एग्रीमेंट चाइनीज ने तजवीज दी है उनको, अगर वो हो जाता है तो उस 25 साल के एग्रीमेंट में वो 400 अरब रुपए की सरमायाकारी वहां पे करना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले वो ईरान से इन सालों के लिए, 25 साल के लिए, इंतहाई रियायती कम कीमत पे तेल वहां से खरीदेंगे। तेल वहां से आएगा, और हो सकता है कि कल को वो पाइपलाइन जो है वो पाकिस्तान के रास्ते जाए, कि यानी हमारे ग्वादर पोर्ट की तरफ आए और फिर वहां से आगे हम चाइना की तरफ लेके जाएं। तो ये चीजें बाद में वाज़ेह होंगी, लेकिन ये खित्ते के लिए बेहतर है। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे थे, अमेरिका को तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने तो ईरान का नाका बंद किया हुआ था, ईरान की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद की हुई थी, लेकिन आज चाइना की सपोर्ट की वजह से ईरान बहुत सारे फायदे उठा सकता है, उनकी हालत बेहतर होगी, वहां इंडस्ट्री वगैरह आ जाएगी। लेकिन उससे बढ़ के ये है कि चाइना की मौजूदगी अगर वहां पे हुई तो भारत वहां पे वो गुल नहीं खिला सकेगा जो भारत खिलाता रहा, क्योंकि भारत की इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी है। भारत की है सारी कोई आधे अरब डॉलर की, यानी 400-500 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वहां पे, और चाइना की जिसकी 400 बिलियन की है। आप सोचिए कि वो पूरी तरह छा जाएगा उनके पूरे कोस्टल एरियाज में और उनके ऑयल इंस्टॉलेशन वगैरह पे, तो भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो वहां पे चाइना के मफादात के खिलाफ काम करे। यानी दूसरे लफ्जों में चाइना के मफादात जो है वो पाकिस्तान के मफादात हैं, वो सी पैक की वजह से। सी पैक चाइना का भी है मफाद और पाकिस्तान का भी है। तो आज तो भारत को तकलीफ है सी पैक की, वो ईरान से बाहर से बैठ के सी पैक के खिलाफ काम करते हैं, इन ब्लोचों को लॉन्च करते हैं जो आके तो गवादर वगैरह पे हमले करते रहे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन अभी उनके एग्रीमेंट हुए नहीं। ये तजावीज उनको दे दी गई है ईरानियों को,